हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अलीम अख्तर, सोशोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। सो आज हम लोग मैनुअल कैशल के कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग ऑल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। तो कुछ अनाउंसमेंट हैं, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए रक्षाबंधन का ऑफर चल रहा है, जिसमें उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। बल्कि आपका जो कोर्स है वो 1799 का, अगर आप फर्स्ट पेपर लेते हैं तो वो पड़ेगा। और उसके बाद आपको इसमें फ्री पेपर 1 की बुक मिलेगी, जिसमें सॉल्व क्वेश्चन पेपर होंगे, प्लस एक एक्स्ट्रा नोटबुक और एक पेन मिलेगा, एक फिलर फॉर्म का। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके क्वेरी कर सकते हैं, किस तरह से कोर्स लेना है, कैसे पेमेंट करनी है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। और आप अलीम 10 का कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का। तो जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है वो अभी ज्वाइन कर सकते हैं। कब मिलेगा मतलब आप लोगों के लिए नहीं, जो नया ज्वाइन करेगा उसके लिए है ये। ठीक, उसके लिए ये ऑफर है। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उसके लिए नहीं है। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उसके लिए है। 28 अगस्त को से 3 सितंबर तक जो भी ज्वाइन करेंगे उनको ये ऑफर मिलेगा। सो आज हम लोग मैनुअल कैशल के कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर नेटवर्क सोसाइटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो एनटीए नेट में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैनुअल कैशल से रिलेटेड, वो ज़्यादातर नेटवर्क सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक। सो मैनुअल कैशल ओलिवियन इज अ स्पेनिश सोशोलॉजिस्ट। सो ये क्या थे, एक स्पेनिश सोशोलॉजिस्ट थे। He is well known for his authorship of a trilogy of works। तो ये ज्यादातर जो है ट्रायोलॉजी ऑफ वर्क के नाम से जाने जाते हैं। इनटाइटल्ड द इंफॉर्मेशन एज, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक। तो इंफॉर्मेशन एज उसका टाइटल था, जिसमें इंफॉर्मेशन एज, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर। इज अ स्कॉलर ऑफ द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ये कौन थे? स्कॉलर थे इंफॉर्मेशन सोसाइटी के, कम्युनिकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के। ठीक। तो इनके जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनमें आप देखेंगे ज़्यादातर जो है इंफॉर्मेशन सोसाइटी, नेटवर्क सोसाइटी, ग्लोबलाइजेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक। सो इनका बॉर्न हुआ था 9 फरवरी 1942 को, और 81 की एज में इनकी डेथ हुई थी। ये इन्फ्लुएंस हुए थे जर्गन हैबरमास से, एलियन टोरेन एलन टोरेन, मिशेल फुको से। ठीक। और इनको जो अवार्ड मिला था वो गगनहीन फेलोशिप फॉर ह्यूमैनिटीज, यूएस एंड कनाडा। ठीक।
और इनके जो नोटेबल स्टूडेंट हैं वो अनन्या रॉय हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि अनन्या रॉय से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप ये समझ सकते हैं कि उनके भी कॉन्सेप्ट ज़्यादातर रिलेटेड होंगे किससे, मैनुअल कैशल से। सबसे पहले इनका जो कॉन्सेप्ट है वो आता है नेटवर्क सोसाइटी, नेटवर्क समाज। नेटवर्क सोसाइटी में ये क्या कहते हैं, कैशल्स आर्ग्यूज दैट इट इज नॉट प्योरली द टेक्नोलॉजी दैट डिफाइंस मॉडर्न सोसाइटी। तो कैशल कहते हैं कि सिर्फ जो टेक्नोलॉजी है वही नहीं नेटवर्क सोसाइटी को डिफाइन कर रही है, बल्कि तो सिर्फ नेटवर्क सोसाइटी को या मॉडर्न सोसाइटी को सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं डिफाइन करती है, बट ऑल्सो कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर दैट मेक अप द नेटवर्क सोसाइटी। लेकिन और भी चीजें हैं जैसे कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फैक्टर, जो सब मिलाकर क्या बनाते हैं, नेटवर्क सोसाइटी बनाते हैं। ठीक। तो मैनुअल कैशल का ये मानना है कि जो मॉडर्न सोसाइटी है उसको आप सिर्फ टेक्नोलॉजी के बेस पे डिफाइन नहीं कर सकते, उसको आप सिर्फ टेक्नोलॉजी के बेस पे डिफाइन नहीं कर सकते, बल्कि आपको और भी फैक्टर्स देखने होंगे जैसे कि कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर हैं, जो सब मिलाकर क्या बनते हैं, एक नेटवर्क सोसाइटी को बनाते हैं। ठीक। कैशल का तर्क है कि ये विशुद्ध रूप से तकनीक नहीं है जो आधुनिक समाज को परिभाषित करती है। मतलब कि ऐसा आप नहीं कह सकते कि जो आधुनिक समाज है उसमें सिर्फ तकनीक ही उस आधुनिक समाज को परिभाषित कर रही है, बल्कि बहुत से अलग मतलब और भी चीजें हैं, और भी घटक हैं जिसकी वजह से जो है आ, आधुनिक समाज को डिफाइन किया जा सकता है, जैसे कि सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये भी कारक हो सकते हैं जिसकी वजह से, जिसको लेकर भी आप आधुनिक समाज को डिफाइन कर सकते हैं, और जिसको मैनुअल कैशल ने क्या कहा है, नेटवर्क समाज कहा है। ठीक, वही सब मिलाकर, ये सारे कारक मिलाकर क्या बनाते हैं, नेटवर्क समाज बनाते हैं। ठीक। तो नेटवर्क सोसाइटी समझ में आ गया कि मतलब ये है कि मॉडर्न सोसाइटी को डिफाइन करते वक्त आप सिर्फ टेक्नोलॉजी को लेकर साथ नहीं चल सकते, आप सिर्फ तकनीक को साथ लेकर नहीं चल सकते, बल्कि बहुत से अलग कारक, बहुत से अलग फैक्टर हैं जैसे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फैक्टर हैं, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक फैक्टर हैं, जो सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक नेटवर्क सोसाइटी या नेटवर्क समाज बनाते हैं। Influences such as religion, culture, upbringing, political organization and social status all shape the network society. तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसेज होते हैं जैसे कि रिलीजन है, कल्चरल अपब्रिंगिंग है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल स्टेटस है, ये सब जो है नेटवर्क सोसाइटी को शेप करते हैं। ठीक, ये सब जो है नेटवर्क सोसाइटी को शेप करते हैं। धर्म, सांस्कृतिक परवरिश, राजनीतिक संगठन और सामाजिक स्थिति जैसे प्रभाव सभी नेटवर्क समाज को आकार देते हैं। ठीक। तो ये सब मिलाकर जो है नेटवर्क समाज को आकार देते हैं। कौन कौन? धर्म, सांस्कृतिक परवरिश, राजनीतिक संगठन और सामाजिक स्थिति। ठीक। ही कॉइन्ड द टर्म फोर्थ वर्ल्ड, और ये भी बहुत ही फेमस है कि उन्होंने जो है फोर्थ वर्ल्ड का टर्म क्वाइन किया था, आ, जो एग्जाम में पूछा जाता है। उन्होंने टर्म फोर्थ वर्ल्ड गढ़ा। ठीक, तो उन्होंने फोर्थ वर्ल्ड का टर्म गढ़ा। फोर्थ वर्ल्ड को आप ये कह सकते हैं चौथी दुनिया। चौथी दुनिया। ठीक। तो उन्होंने चौथी दुनिया का टर्म गढ़ा था, या फोर्थ वर्ल्ड का टर्म दिया था। ठीक। तो ये याद रखना है। तो नेटवर्क सोसाइटी में आप सिर्फ टेक्नोलॉजी को लेकर साथ नहीं चल सकते, बहुत से कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर होते हैं, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसेज होते हैं जैसे कि रिलीजन, कल्चर, अपब्रिंगिंग, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जो है या सोशल स्टेटस, ये सब सेट करते हैं नेटवर्क सोसाइटी। ठीक। धर्म, सांस्कृतिक परवरिश, राजनीतिक संगठन और सामाजिक स्थिति जैसे प्रभावी सभी नेटवर्क समाज को आकार देते हैं। ठीक।
इंफॉर्मेशन सोसाइटी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इंफॉर्मेशन सोसाइटी। इंफॉर्मेशन सोसाइटी में क्या कहते हैं मैनुअल कैशल, मैंने पहले ही बताया कि इनके जो कॉन्सेप्ट हैं उनमें ज्यादातर नेटवर्क सोसाइटी, इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इंफॉर्मेशन एज, आईसीटी, यही सब कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक, तो अगर आपको मतलब कीवर्ड्स भी याद हैं तो आप आसानी से इनका आंसर कर सकते हैं। तो ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी, नेटवर्क सोसाइटी, आईसीटी, ये सब काम आते हैं ना, तो आपको मतलब अगर मैनुअल कैशल ऑप्शन में है तो आप उसके साथ जा सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, कैशल डिफाइन द प्रेजेंट सोशल लैंडस्केप एज द इंफॉर्मेशन एज। ठीक, तो कैशल ने जो है प्रेजेंट सोशल लैंडस्केप को क्या कहा है, एक इंफॉर्मेशन कहा है। मतलब अभी की जो एज चल रही है वो क्या है, एक इंफॉर्मेशन एज है, in which human societies perform their activities in a new technological paradigm, and argues that this landscape was brought about by the revolution of information and communication technology। ठीक, तो इन्होंने कहा कि जो अभी की एज चल रही है वो क्या, कौन सी एज चल रही है, इंफॉर्मेशन एज चल रही है, और ह्यूमन बीइंग जो भी अपने कोई भी एक्टिविटीज करते हैं वो टेक्नोलॉजिकल पैराडिगम के अंदर ही करते हैं। मतलब वो अपनी सारी एक्टिविटीज में क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। और उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि ये जो टेक्नोलॉजी, ये जो इंफॉर्मेशन एज है, ठीक, ये जो इंफॉर्मेशन एज है ये क्यों हुई, क्योंकि आईसीटी में रेवोल्यूशन आया। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन आया, जिसकी वजह से आज के टाइम पे जो है इंफॉर्मेशन एज है। हाँ, अक्टूबर लास्ट तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, नवंबर में, और नवंबर पूरा हम लोग रिवीजन करेंगे। दिसंबर में अगर हम लोग को टाइम मिलता है तो वो हम मतलब नवंबर में हम लोग रिवीजन के साथ साथ पीवाईक्यू भी कंप्लीट कर लेंगे। दिसंबर को हम लोग देख के नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है पहले वीक में भी पेपर हो जाए या लास्ट वीक में हो जाए। तो पहले वीक में होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लास्ट वीक में होता है तो हमको थोड़ा और टाइम मिल जाएगा, दोबारा हम लोग रिविजन कर सकते हैं। ठीक, तो जिस दिन आपका पेपर होगा उसके एक दिन पहले तक क्लासेस होती हैं। ठीक, तो इसीलिए अक्टूबर लास्ट में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पूरा नवंबर रिवीजन करेंगे और पीवाईक्यू करेंगे। ठीक, तो इंफॉर्मेशन एज क्यों आई अकॉर्डिंग टू मैनुअल कैशल, क्योंकि जो रिवोल्यूशन आया आईसीटी में, आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, उसकी वजह से इंफॉर्मेशन एज आई। और ये रिवोल्यूशन कब हुआ, एट द सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक, सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी मतलब कि 1950 के बाद। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो आईसीटी का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, तो ये कहते हैं कि आज का जो दौर है वो कौन सा दौर है, इंफॉर्मेशन एज का है। और ये इंफॉर्मेशन एज में क्या करते हैं लोग अपनी सारी एक्टिविटीज को टेक्नोलॉजिकल पैराडिगम में ही करते हैं। मतलब कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही बहुत सारी एक्टिविटीज की जा रही हैं आज। और ये इंफॉर्मेशन एज आई क्यों, तो ये मैनुअल कैशल कहते हैं ये इसलिए आई क्योंकि आईसीटी में एक रेवोल्यूशन आया मतलब आफ्टर द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक, उस वजह से इंफॉर्मेशन एज आई, इस आईसीटी के रेवोल्यूशन की वजह से, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक, सूचना समाज, कैशल वर्तमान समाज परिदृश्य को सूचना युग के रूप में परिभाषित करते हैं। जो अभी का समाज है उनको वो कहते हैं कि ये जो है क्या है, सूचना युग है, यानी कि सूचना समाज है। ठीक, जिसमें मानव समाज एक नए तकनीकी प्रतिमान में अपनी गतिविधियों का प्रदर्शन करते हैं। तो जो मानव समाज है वो अपनी सारी गतिविधियां किस बिना पे करते हैं, वो तकनीकी के बिना पे करते हैं, तकनीकी का इस्तेमाल करके करते हैं और तर्क देते हैं। मतलब मैनुअल कैशल कहते हैं कि ये परिदृश्य 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध उत्तरार्ध में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी की क्रांति द्वारा लाया गया था। ठीक, तो जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की जो क्रांति हुई उस वजह से जो है सूचना युग का डेवलपमेंट हुआ, सूचना युग का अस्तित्व हुआ। ठीक, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ये आईसीटी का हिंदी में फुल फॉर्म है। आईसीटी के बारे में आपको फर्स्ट पेपर में भी पढ़ना होता है।
कलेक्टिव कंजप्शन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मैनुअल कौशल का, वो आता है कलेक्टिव कंजप्शन। कंजप्शन मतलब जानते हैं आप लोग, किसी चीज का इस्तेमाल करना। कलेक्टिव कंजप्शन मतलब जब आप एक समूह में उस चीज का इस्तेमाल करते हैं तो उसको कलेक्टिव कंजप्शन कहा जाता है, सामूहिक खपत। मैनुअल कौशल and others argued that advanced capitalism required increasing state involvement in the so-called means of collective consumption। ठीक, तो मैनुअल कौशल और उनके साथ साथ जो अदर स्कॉलर हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जो एडवांस कैपिटलिज्म है, मतलब जो आज का कैपिटलिज्म है, क्योंकि बहुत एडवांस कैपिटलिज्म चल रहा है, इसकी वजह से जो है जो स्टेट का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी हो जा रहा है। ठीक, रिक्वायर्ड इंक्रीजिंग स्टेट इन्वॉल्वमेंट इन द सो कॉल्ड मीन्स ऑफ कलेक्टिव कंजप्शन। कलेक्टिव कंजप्शन में स्टेट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए, ये मैनुअल कौशल जो है आर्ग्यू करते हैं इसमें, या अदर थिंकर जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि कलेक्टिव कंजप्शन में स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। कब? जब एडवांस कैपिटलिज्म हो। तो मैनुअल कौशल और अन्य लोगों ने तर्क दिया है कि उन्नत पूंजीवाद को सामूहिक उपभोग के तथा कथित साधनों में राज्य की बढ़ती भागीदारी की आवश्यकता है। ठीक, तो जो उन्नत पूंजीवाद है उसमें सामूहिक उपभोग जो बढ़ रहा है, ठीक, उसमें जो है राज्य की भागीदारी जरूरी होती है। ठीक, उसमें राज्य की भागीदारी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक, तो रिप्रोड्यूस, अब ये आवश्यकता क्यों है? टू रिप्रोड्यूस एन एडिक्वेट लेबर फोर्स, ताकि मतलब एक एडिक्वेट लेबर फोर्स को रिप्रोड्यूस किया जा सके। प्रोविजन ऑफ इंडिविजुअल मीन्स ऑफ कंजप्शन, ठीक, एक इंडिविजुअल मीन्स ऑफ कंजप्शन लाया जाए। कम्युनिटीज सच एज फूड एंड क्लॉथिंग वाज नो लॉन्गर इनफ, सर्विसेज सच एज एजुकेशन एंड मास ट्रांसपोर्टेशन वर आल्सो नीडेड। ठीक, तो अभी जो है फूड और क्लॉथ ही सिर्फ मतलब जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ जो है एजुकेशन और मास ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, एक पर्याप्त श्रम शक्ति को पुनः उत्पन्न करने के लिए उपभोग के व्यक्तिगत साधनों, भोजन और कपड़े जैसे वस्तुओं का प्रावधान अब पर्याप्त नहीं है। तो मतलब पहले क्या था, रोटी कपड़ा और मकान है तो बहुत सही है, वो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन अब जो है ये सिर्फ यही पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिक्षा और जन परिवहन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसी सेवाओं की भी आवश्यकता बढ़ गई है। तो इसी वजह से जो है स्टेट का इन्वॉल्वमेंट यानी कि राज्य की भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। Unlike individual commodities, the latter were consumed collectively, being services used by many people rather than good consumed individually। तो यहाँ पे कलेक्टिव कंजप्शन में क्या होता है, कोई एक आदमी उस चीज को नहीं यूज करता है, बल्कि कलेक्टिवली यूज किया जाता है। जैसे एजुकेशन है, तो कोई एक इंडिविजुअल आदमी तो एजुकेशन हासिल नहीं करता है, कलेक्टिवली हासिल किया जाता है, उसमें कलेक्टिवली लोग एजुकेट होते हैं। ठीक, तो इसीलिए उसको कलेक्टिव कंजप्शन का नाम दिया। बहुत सारी चीजें हैं, ट्रांसपोर्टेशन में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं या मतलब जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी होते हैं, उसमें भी लोग कलेक्टिव यूज करते हैं, कलेक्टिव कंजप्शन ही होता है उसमें भी। अलग अलग वस्तुओं के विपरीत बाद वाले का समूह यानी कि जो सामूहिक खपत है, वो उसका सामूहिक रूप से उपभोग किया जाता था। व्यक्तिगत रूप से उपभोग किए जाने वाले सामानों के बजाय कई लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली सेवाएं दी जा रही हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि अब जो सेवाएं चल रही हैं वो अ, किस तरह की हैं, वो कोई एक एक व्यक्ति नहीं यूज कर रहा है, बल्कि अ, सामूहिक तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए इसको सामूहिक खपत का नाम दिया गया। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ठीक, तो ये ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी भी मैनुअल कैशल ने दिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बहुत डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा इसमें पढ़ा दूंगा डिटेल में, लेकिन मतलब ज्यादातर आपसे यही पूछता है कि ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी किसकी है, संगठन सिद्धांत किसका है। कैशल आर्ग्यूज दैट देयर इज अ न्यू वेरिएबल ज्योमेट्री, ठीक, एक नया वेरिएबल ज्योमेट्री है, दैट कनेक्ट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज, स्टेट्स एंड सोसाइटी, जो किस किस को कनेक्ट करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, स्टेट को और सोसाइटी को। दिस वेरिएबल ज्योमेट्री इज द नेटवर्क, और ये वेरिएबल ज्योमेट्री क्या है, नेटवर्क। तो ये सिंपली ये कहना चाह रहे हैं
कि एक नेटवर्क है जो किस किस चीज को कनेक्ट करके रखता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, स्टेट और सोसाइटी को। ठीक, इसी नेटवर्क को उन्होंने वेरिएबल ज्योमेट्री नाम दे दिया। ठीक, कैशल का तर्क है कि एक नया चर ज्यामिति है जो आर्थिक गतिविधियों, राज्यों और समाज को जोड़ता है। ये चर ज्यामिति नेटवर्क है। ठीक, तो एक चर ज्यामिति के बारे में बात करते हैं वो, और ये कहते हैं कि एक चर ज्यामिति है जो आर्थिक गतिविधियों, राज्य और समाज को जोड़ के रखता है, और वो चर ज्यामिति कौन सी है? नेटवर्क है। ठीक, तो नेटवर्क ही एक ऐसी चीज है जो आर्थिक गतिविधियों, राज्यों और समाजों को जोड़ के रखता है। ठीक, द नेटवर्क इज द यूनिट नॉट द नोड। और उन्होंने क्या कहा कि नेटवर्क जो क्या है, एक यूनिट है, नोड नहीं है। ठीक, by this Cashel invokes a series of key ideas about networks as fundamental geometry। ठीक, और इसी के जरिए जो है कैशल ने बहुत सारी एक सीरीज ऑफ आइडियाज दिए हैं नेटवर्क के बारे में एज फंडामेंटल ज्योमेट्री। नेटवर्क इकाई है, नोड नहीं है। उन्होंने कहा कि नेटवर्क क्या है, एक इकाई है, नोड नहीं है। इसके द्वारा कैशल मौलिक ज्यामिति के रूप में नेटवर्क के बारे में प्रमुख विचारों की एक श्रृंखला का आह्वान करते हैं। ठीक, उसके बाद उन्होंने नेटवर्क के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, बहुत सारे विचार दिए। ठीक, टाइमलेस टाइम की बात किया इन्होंने। टाइमलेस टाइम, कालातीत समय। टाइमलेस टाइम, कालातीत समय। Timeless time are the effect of real-time communication and transaction that are instantaneous and how they affect the way the world around us function। ठीक, कालातीत समय वास्तविक समय के संचार और लेन देन के प्रभाव हैं जो तत्कालिक है। मतलब अभी जो क्या है, कम्युनिकेशन है या ट्रांजेक्शन है, वो बहुत ही आसानी से एक रियल टाइम में और बहुत कम टाइम में हो जाता है। ठीक, और ये कैसे हमारे आसपास की दुनिया को प्रभावित करता है। अब ये टाइमलेस टाइम, टाइमलेस मतलब जहाँ पे टाइम नहीं लग रहा है, लेकिन आपका टाइम, आपको उतना टाइम मिल जा रहा है, मतलब एक कम समय में। सिंपल बात ये है, अगर सिंपल भाषा में इसको समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये है कि बहुत कम टाइम में हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, और एक मतलब बहुत सारे ट्रांजेक्शन हम लोग रियल टाइम में बहुत कम समय में कर पाते हैं। और इसका असर क्या पड़ता है समाज पे, इसकी स्टडी किया है मैनुअल कैशल। ठीक, बहुत ही आसानी से, बहुत ही तत्कालिक तरीके से हम जो है एक दूसरे के साथ संचार कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ लेन देन कर पाते हैं। ठीक, तो अब इससे समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसी ये सब डिफाइन किया है इन्होंने कालातीत समय में। ठीक, कालातीत समय की जो अवधारणा थी उसी में, टाइमलेस टाइम। ठीक, अभी आप देखेंगे कि आपको यहाँ से अगर मतलब कहीं पे भी बाहर देश में अगर बात करना हो तो बहुत कम समय में आपकी बात हो जाती है। तो उसी कॉन्सेप्ट को मैनुअल कैशल ने टाइमलेस टाइम का नाम दिया, यानी कि कालातीत समय का नाम दिया। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है स्पेस ऑफ फ्लोज, प्रवाह की जगह। ठीक, स्पेस ऑफ फ्लोज यानी कि प्रवाह की जगह। कैशल rejected the contention that space will disappear upon the creation of the global city because space is the material support of time sharing social practices। ठीक, तो कैशल ये इस कॉन्टेंशन को रिजेक्ट करते हैं कि स्पेस जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। बहुत सारे थिंकर का ये मानना था एक टाइम ऐसा आएगा कि स्पेस जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। इसको इन्होंने रिजेक्ट किया है अपॉन द क्रिएशन ऑफ ग्लोबल सिटी। जब ग्लोबल सिटी का क्रिएशन हो जाएगा तो स्पेस जो है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। और इसी को उन्होंने रिजेक्ट करते हुए ये कहा कि स्पेस कभी भी डिसअपियर नहीं होगा, बिकॉज स्पेस क्या है, एक मटेरियल सपोर्ट ऑफ टाइम है, शेयरिंग सोशल प्रैक्टिसेस। कैशल ने इस विवाद को खारिज कर दिया कि वैश्विक शहर के निर्माण पर अंतरिक्ष गायब हो जाएगा, अंतरिक्ष नहीं होगा ये,
स्थान गायब हो जाएगा। ठीक, निर्माण पर स्थान गायब हो जाएगा, क्योंकि स्थान समय साझा सामाजिक प्रथाओं का भौतिक समर्थन। ठीक, thus the space of flows is the material organization of time sharing social practices that work through flows। ठीक, तो स्पेस ऑफ फ्लोज को कैसे इन्होंने डिफाइन किया? इज द मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन, एक मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन। मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिसमें मटेरियल्स होते हैं। मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टाइम शेयरिंग सोशल प्रैक्टिसेस, टाइम शेयरिंग सोशल प्रैक्टिसेस दैट वर्क्स थ्रू फ्लोज, जो किस तरह काम करती हैं? फ्लोज के तरीके से काम करती हैं। इस प्रकार प्रवाह का स्थान समय साझा करने वाली सामाजिक प्रथाओं का भौतिक संगठन। तो अगर प्रवाह का स्थान की बात करें कि कैसे इन्होंने परिभाषित किया है प्रवाह का स्थान को, तो ये कहते हैं कि ये क्या है? समय साझा करने वाली सामाजिक प्रथाओं का भौतिक संगठन है जो प्रवाह के माध्यम से काम करता है। ठीक, तो जो प्रवाह के माध्यम से काम करता है। स्पेस ऑफ फ्लोज एंड स्पेस ऑफ प्लेसेस, तो इन्होंने स्पेस ऑफ फ्लोज एंड स्पेस ऑफ प्लेसेस की भी बात की। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने स्पेस ऑफ फ्लोज के साथ साथ स्पेसेस ऑफ प्लेसेस के बारे में बात किया है। ठीक, प्रवाह के स्थान और स्थानों के स्थान के बारे में बात किया है उन्होंने। ही डिस्टिंग्विशेस बिटवीन टू टाइप ऑफ स्पेस, उन्होंने दो टाइप के स्पेस के बीच में डिस्टिंग्विश किया है। ठीक, दो टाइप के स्पेस के बीच में डिफरेंस बताया है। वो दो प्रकार के स्थान के बीच में अंतर बताते हैं। अब ये दो प्रकार के स्थान कौन कौन से हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है द स्पेस ऑफ प्लेसेस, स्थानों का स्थान। द स्पेस ऑफ प्लेसेस, स्थानों का स्थान। अब इसमें ये क्या डिफाइन करते हैं? द ट्रेडिशनल फिजिकल वर्ल्ड ऑफ नेबरहुड एंड लोकल बिजनेस नोड्स वेयर पीपल लिव देयर डे टू डे लाइफ। ठीक, स्पेस ऑफ प्लेसेस कौन सा है? ट्रेडिशनल फिजिकल वर्ल्ड, जो ट्रेडिशनल, जो बहुत पुराना चलता आ रहा है फिजिकल वर्ल्ड। हमारे आसपास जो चीजें हैं वो क्या है? एक फिजिकल वर्ल्ड होती है जो एग्जिस्ट कर रही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वर्चुअल फॉर्म में है, बल्कि वो एग्जिस्ट कर रही हैं। ऑफ नेबरहुड, जो हमारे आसपास की चीजें हैं। नेबरहुड किसको कहते हैं? जो हमारे आसपास की चीजें। एंड लोकल बिजनेस नोड्स, और जो लोकल बिजनेस नोड्स हैं, जैसे कि आसपास की जो छोटी मोटी दुकानें होती हैं जहाँ पे पीपल अपने डेली रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। ठीक, स्थानों का स्थान क्या है? पड़ोस की पारंपरिक भौतिक दुनिया और स्थानीय व्यापार नोड्स जहाँ लोग अपना दैनिक जीवन जीते। ठीक, तो आप और आपके आसपास, आप जहाँ पे अपना दैनिक जीवन जीते हैं और आपके आसपास जो नेबरहुड है, जो फिजिकल वर्ल्ड है, वो सब मिलाकर क्या बनता है? द स्पेसेस ऑफ स्पेस ऑफ प्लेसेस, यानी कि स्थानों का स्थान। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? स्पेस ऑफ फ्लोज। ठीक, अब स्पेस ऑफ फ्लोज के बारे में क्या बात करते हैं ये? द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड नेटवर्क ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो ये आ जाता है स्पेस ऑफ फ्लोज में। तो आप इस डिफरेंस को समझ गए। स्पेस ऑफ फ्लोज और स्पेस ऑफ प्लेसेस के बारे में क्या बताया उन्होंने? स्पेस ऑफ प्लेसेस में जो फिजिकल वर्ल्ड है वो आ जाता है, जहाँ पे आप रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। ठीक, एक भौतिक दुनिया आ जाती है जहाँ पे आप अपना जीवन जीते हैं। वो सब किस में आ जाता है? स्थानों के स्थान में आ जाता है, यानी कि स्पेसेस ऑफ प्लेसेस में आ जाता है, स्पेस ऑफ प्लेसेस में आ जाता है। लेकिन स्पेस ऑफ फ्लोज में कौन कौन सी चीजें आती हैं? द इलेक्ट्रॉनिक, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हम लोग यूज करते हैं वो कंप्यूटराइज्ड नेटवर्क ऑफ टेलीकम्युनिकेशन फ्लोज। ठीक, प्रवाह का स्थान दूर संचार प्रवाह का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरीकृत नेटवर्क। ठीक, तो ये चीजें आ जाती हैं प्रवाह के स्थान। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि ये कोई भी चीज दे सकता है। ये कह सकता है कि अकॉर्डिंग टू मैनुअल क्वेश्चन फिजिकल वर्ल्ड इज डिफाइंड एज विच टाइप ऑफ प्लेसेस। तो ये हो जाएगा स्पेस ऑफ प्लेसेस। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है मैनुअल कैशल के कॉन्सेप्ट से लेकर। ठीक, जैसे कि इनकी एक बुक थी अर्बन क्वेस्ट के नाम से। ठीक, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हम लोग देखेंगे बुक भी इनकी।
Cashel regards all planning as a political device for regulating the problem which adversely affect the normal and smooth functioning of social structure or urban system. तो अर्बन प्लानिंग में क्या है? ऑल प्लानिंग, सारी प्लानिंग एज अ पॉलिटिकल डिवाइस, ठीक, फॉर रेगुलेटिंग द प्रॉब्लम विच एडवर्सली अफेक्ट द नॉर्मल एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर और अर्बन सिस्टम। तो जो भी अर्बन सिस्टम या सोशल स्ट्रक्चर की स्मूथ फंक्शनिंग में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको खत्म करने के लिए जो भी प्लानिंग है, चाहे वो पॉलिटिकल डिवाइस के तौर पे हो, ठीक, क्योंकि पॉलिसीज ही बनती हैं पॉलिटिकल डिवाइस के जरिए ही प्लानिंग की जाती है प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए। तो जो भी प्लानिंग की जाती है अर्बन प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए या अर्बन स्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम है उसको खत्म करने के लिए, तो वो सारी प्लानिंग को मैनुअल कैशल ने क्या कहा? अर्बन प्लानिंग का नाम दिया। शहरी नियोजन, कैशल सभी नियोजन को उन समस्याओं को विनियमित करने के लिए एक राजनीतिक उपकरण के रूप में मानते हैं। तो ये मानते हैं सारे नियोजन जो है, जो समस्याओं को खत्म करने के लिए एक राजनीतिक उपकरण माना जाता है मैनुअल कैशल के अकॉर्डिंग, जो सामाजिक संरचना या शहरी व्यवस्था के समान और सुचारू कामकाज पर प्रतिकूलन प्रभाव डालते हैं, ठीक। तो जो भी प्लानिंग है जो असर डालती है किसी भी समाज में सुचारू रूप से कामकाज करने के लिए या प्रतिकूलन के लिए, तो ऐसी चीज को, ऐसी नियोजन को उन्होंने कहा है कि ये शहरी नियोजन है और ये क्या है? एक राजनीतिक उपकरण, ठीक। It is a response to what he variously terms a contradiction, a dislocation, a displacement, and an irregularity in the social structure or urban system. ये उसका रिस्पॉन्स है जिसमें उन्होंने टर्म दिया अ कंट्राडिक्शन, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको उन्होंने कंट्राडिक्शन का नाम दिया, डिसलोकेशन डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया, इरेगुलरिटी का नाम दिया। वो सब का रिस्पॉन्स था क्या? अर्बन प्लानिंग, ठीक। उन सब का रिस्पॉन्स है अर्बन प्लानिंग। मतलब कि अगर कोई कंट्राडिक्शन हो रहा है, डिसलोकेशन डिस्प्लेसमेंट या इरेगुलरिटी आ रही है अर्बन सिस्टम में, तो उसको खत्म करने के लिए इन्होंने नाम दिया अर्बन प्लानिंग का, ठीक। ये सामाजिक संरचना या शहरी प्रणाली में एक विरोधाभास, एक अव्यवस्था, एक विस्थापन और एक अनियमितता के रूप में विभिन्न शब्दों की प्रक्रिया है, ठीक। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो परेशानियां आ रही थी, उनको खत्म करने के लिए उन्होंने ये नाम दिया था शहरी नियोजन, ठीक। The purpose of this intervention is to regulate, to counter balance and to go beyond the problem of social structure or urban system. अब इसका पर्पस क्या था इस इंटरवेंशन का? मतलब अर्बन प्लानिंग का क्यों जरूरी है? तो अर्बन प्लानिंग इसलिए जरूरी है ताकि काउंटर बैलेंस किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके और गो बियॉन्ड द प्रॉब्लम ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड अर्बन प्लानिंग, अर्बन सिस्टम। इस हस्तक्षेप का उद्देश्य प्रति संतुलन को विनियमित करना है, ठीक, और सामाजिक संरचना या शहरी व्यवस्था की समस्याओं से परे जाना, ठीक। मतलब उन सारी समस्याओं को खत्म करके उससे आगे निकलना है, ठीक। रियल वर्चुअलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है मैनुअल कैशल ने। तो रियल वर्चुअलिटी क्या होती है? वर्चुअलिटी मतलब जो रियल में एग्जिस्ट ना करती हो, लेकिन उन्होंने रियल वर्चुअलिटी का कॉन्सेप्ट दिया, वास्तविक आभासीता, ठीक। आभासीता जो है रियलिटी के उल्टा होती है, लेकिन उन्होंने आभासीता वास्तविक का उल्टा होती है, लेकिन उन्होंने दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ जोड़ के एक नया कॉन्सेप्ट दिया है, वास्तविक आभासीता का। अब इसमें क्या उन्होंने डिफाइन किया है देखते हैं। रियल वर्चुअलिटी इज अ फॉर्म ऑफ कल्चर बेस्ड ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर्स। तो रियल वर्चुअलिटी क्या है? एक फॉर्म ऑफ कल्चर है जो किस पे बेस होता है? डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर के बेस पे। सिमिलर विद द टर्म साइबर कल्चर, जिसको आप जो है साइबर कल्चर का टर्म देते हैं, उसको आप रियल वर्चुअलिटी भी कह सकते हैं।
उसी से मिलता जुलता टर्म है जिसको यूज किया है मैनुअल कैशल। ठीक, तो रियल वर्चुअलिटी क्या है? एक फॉर्म ऑफ कल्चर है जिसमें क्या किस चीज का यूज होता है, किस चीज के बेस पे होता है? ये डिजिटल टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के बेस पे होता है, जिसको उन्होंने साइबर कल्चर के तौर पे भी डिफाइन किया है। रियल वर्चुअलिटी डिजिटल प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर पर आधारित संस्कृति का एक रूप है। तो ये संस्कृति का एक रूप है जो प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर पर आधारित है, जो मैनुअल कैशल द्वारा उपयोग किए जाने वाले साइबर कल्चर शब्द के समान है। तो ये भी साइबर कल्चर का भी शब्द जो है मैनुअल कैशल ने यूज किया है, साइबर कल्चर। तो ये भी आपको याद रखना है कि साइबर कल्चर और रियल वर्चुअलिटी दोनों कॉन्सेप्ट सेम है, मिलता जुलता है, और दोनों का मतलब ये है कि ऐसा कल्चर जो किस पे बेस्ड हो, जो बेस्ड हो कंप्यूटर और डिजिटल टेक्नोलॉजी के बेस पे, जो ऐसा ऐसा संस्कृति जो प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर पर आधारित हो, उसको उन्होंने वास्तविक आभासीता यानी कि साइबर कल्चर का नाम दिया है। रियल वर्चुअलिटी यानी कि साइबर कल्चर का नाम दिया है। ठीक, तो दोनों तकरीबन सेम टर्म है। तो याद रखना है आपको कि रियल वर्चुअलिटी के साथ साथ उन्होंने साइबर कल्चर का भी कॉन्सेप्ट दिया था। वास्तविक आभासीता के साथ साथ उन्होंने साइबर संस्कृति का नाम भी दिया था। ठीक ठीक, बुक्स थोड़ा सा ज्यादा है इनकी, आज इतना ही। रियल वर्चुअलिटी यही है ना कि ऐसा एक कल्चर यहाँ पे डिफाइन किया हमने कि एक कल्चर है जो किसके बेस पे होता है? डिजिटल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के बेस पे होता है। आज आप देखेंगे कि एक नया कल्चर डेवलप हो चुका है, ठीक, जो किस पे बेस्ड होता है? ज्यादातर टेक्नोलॉजी और जो है कंप्यूटर के बेस पे होता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के बेस पे एक नई संस्कृति डेवलप हो चुकी है। ठीक, उसी को नाम दिया है उन्होंने रियल वर्चुअलिटी यानी कि वास्तविक आभासीता। ठीक, ऐसी संस्कृति जो प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर के बेस पे हो, उस पर आधारित हो, उसको उन्होंने वास्तविक आभासीता का नाम दिया है। और कहीं पे उन्होंने इस टर्म को डिफाइन करते वक्त उन्होंने साइबर कल्चर का वर्ड भी यूज किया। साइबर कल्चर वही है, ऐसा कल्चर जो साइबर हो। साइबर कहते हैं जो भी चीजें बेस्ड हो टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर पे बेस्ड हो, उसको साइबर कहते हैं। जैसे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर बेस्ड अगर क्राइम होता है तो उसको साइबर क्राइम कहा जाता है। ठीक, तो ऐसा क्राइम जो जिसमें जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर का यूज किया गया उसको साइबर क्राइम कहा जाता है। साइबर कल्चर कहेंगे ऐसा कल्चर जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर का यूज किया गया। ठीक, तो वही होगा साइबर कल्चर और वास्तविक आभासीता तकरीबन सेम है। ठीक, नेक्स्ट बुक देख लेते हैं। बुक्स थोड़ा सा ज्यादा है इनकी, और ईयर याद करने की इसमें जरूरत है नहीं, क्योंकि ईयर कभी नहीं पूछा जाता है, बस खाली बुक्स पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे अर्बन क्वेश्चंस, द अर्बन क्वेश्चंस अ मार्क्सिस्ट अप्रोच। ये अर्बन क्वेश्चन जो था बुक, इसमें इन्होंने मार्क्सिस्ट अप्रोच यूज किया है। तो ये भी, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब अर्बन स्टडी करते वक्त किसने मार्क्सिस्ट अप्रोच से स्टडी किया था। तो यहाँ पे भी आप, क्योंकि उनकी बुक ही है द अर्बन क्वेश्चन अ मार्क्सिस्ट अप्रोच, ठीक, तो ये मैनुअल कैशल की बुक है, 1972 में पब्लिश हुई थी। सिटी क्लास एंड पावर, सिटी क्लास एंड पावर उनकी बुक है जो 1978 में पब्लिश हुई थी। द इकोनॉमिक राइजेस एंड अमेरिकन सोसाइटी, द इकोनॉमिक राइजेस एंड अमेरिकन सोसाइटी, ये भी मैनुअल कैशल की बुक है। The City and the Crossroad, a cross-cultural theory of urban social movement. The City and the Crossroad, a cross-cultural theory of urban social movement, ये 1983 में पब्लिश हुई थी। ठीक, 1983 में पब्लिश हुई थी। द इंफॉर्मेशन सिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्टिंग एंड द अर्बन रीजनल प्रोसेस। ठीक, इंफॉर्मेशन सिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे देखिए मैंने कहा था कि जहाँ पे इंफॉर्मेशन आए या नेटवर्क आए वो ज्यादातर रिलेटेड है किससे? मैनुअल कैशल से। ठीक, जहाँ पे इंफॉर्मेशन आए या नेटवर्क आए वो ज्यादातर रिलेटेड है किससे? मैनुअल कैशल से। तो ये कीवर्ड भी आपको याद रखना है, इंफॉर्मेशन सिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्टिंग एंड द अर्बन रीजनल प्रोसेस। ठीक, तो अर्बन भी आ रहा है, अर्बन की स्टडी भी ज्यादातर मैनुअल कैशल ने ही किया है। तो
अर्बन रीजनल प्रोसेस, ये बुक भी 1989 में पब्लिश हुई। नेटवर्क ऑफ आउटरीच, अब यहाँ पे नेटवर्क कीवर्ड आ रहा है आपका, नेटवर्क ऑफ आउटरीच 2012। टेक्नोपोल्स ऑफ वर्ल्ड्स, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। टेक्नोपोल्स ऑफ वर्ल्ड, द मेकिंग ऑफ 21st सेंचुरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, 1994 में पब्लिश हुई है। द इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रायोलॉजी, ट्रायोलॉजी, द इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रायोलॉजी, ये भी बुक है मैनुअल कैशल की। ठीक, बुक्स थोड़ा ज्यादा है, लेकिन बुक्स आपको याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे नेटवर्क जो है कीवर्ड दिया हुआ है, तो नेटवर्क सोसाइटी, इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इंफॉर्मेशन वर्ल्ड, इंफॉर्मेशन सिटी, ये सब कॉन्सेप्ट जो है, ये सब कीवर्ड किसके हैं, मैनुअल कैशल के। द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी, ये 1996 में पब्लिश हुई। द पावर ऑफ आइडेंटिटी 1997। एंड ऑफ मिलेनियम, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एक दो बार। एंड ऑफ मिलेनियम 1998। द इंटरनेट गैलेक्सी, द इंटरनेट गैलेक्सी, रिफ्लेक्शन ऑन द इंटरनेट बिजनेस एंड सोसाइटी। अब यहाँ पे देखिए इंटरनेट भी वर्ड आ रहा है जो रिलेटेड है नेटवर्क से, तो ये भी एक कीवर्ड के तौर पे आप रख सकते हैं कि मतलब आप जो है एग्जाम में आप बता पा सकें कि मतलब ये बुक मैनुअल कैशल से ही रिलेटेड है। द इंटरनल गैलेक्सी, रिफ्लेक्शन ऑन द इंटरनेट बिजनेस एंड सोसाइटी, ये बुक है मैनुअल कैशल की जो 2001 में पब्लिश हुई थी। द इंफॉर्मेशन सोसाइटी एंड द वेलफेयर स्टेट, अब यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन सोसाइटी कीवर्ड आ रहा है, तो ज्यादातर बुक में इनके आपके कीवर्ड मिल जाएंगे, नेटवर्क, इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इंफॉर्मेशन सिटी, ठीक, इंफॉर्मेशन वर्ल्ड, नेटवर्क सोसाइटी, इंटरनेट गैलेक्सी। तो ये सारी चीजें जो है अगर कीवर्ड आपको याद है तो आप इनकी बुक्स आसानी से कर सकते हैं। एंड द वेलफेयर स्टेट, द इंफॉर्मेशन सोसाइटी एंड द वेलफेयर स्टेट, ये बुक है जो पब्लिश हुई थी 2002। ठीक, सो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कितने कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े थे। आज के लिए इतना ही है, बाकी कोई क्वेश्चन है अगर आपका तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात किया है यहाँ पे नेटवर्क सोसाइटी। सबसे पहले हम लोगों ने नेटवर्क सोसाइटी यानी कि नेटवर्क समाज के बारे में पढ़ा है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ठीक, नेटवर्क के बाद इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इसमें सबसे मेन रोल क्या किसका था, आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। सूचना समाज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें सबसे ज्यादा मेन रोल किसका था, सबसे अहम भूमिका किसकी थी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की। ठीक, कलेक्टिव कंजप्शन, सामूहिक खपत के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, संगठन सिद्धांत, जो मैनुअल कैशल ने दिया था। ठीक, टाइमलेस टाइम की बात किया है, कालातीत समय के बारे में बात किया है। स्पेस ऑफ फ्लोज, प्रवाह की जगह, और दो टाइप के स्पेसेस के बारे में बात किया इन्होंने, एक द स्पेसेस ऑफ प्लेसेस एंड द स्पेस ऑफ फ्लो। ठीक, स्पेस ऑफ प्लेसेस एंड द स्पेस ऑफ फ्लो। ठीक, स्पेस ऑफ फ्लो एंड स्पेस ऑफ प्लेसेस के बारे में बात किया है। दो तरह की स्पेस के बारे में बात किया इन्होंने, एक द स्पेस ऑफ प्लेसेस, स्थानों का स्थान, और दूसरा है द स्पेस ऑफ फ्लोज यानी कि प्रवाह का स्थान। 26 थिंकर हमारे जो सिलेबस में दिए हुए हैं वो पढ़ना है हमको, प्लस जो बाकी यूनिट्स हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा थिंकर भी हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं है। हम लोग जब वो यूनिट करेंगे तो धीरे धीरे वो थिंकर भी करते जाएंगे। तकरीबन आपके 40 से 45 थिंकर हैं। अगर वो सारे थिंकर आप कर लेते हैं तो आपका 80 to 90% जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है। अर्बन प्लानिंग के बारे में बात किया है मैनुअल कैशल ने। रियल वर्चुअलिटी, वास्तविक आभासीता। उसके बाद बुक्स हम लोगों ने देखा है, बुक्स में ज्यादातर हम लोगों ने यही देखा है कि अर्बन
सिटी अर्बन है, नेटवर्क है, इंफॉर्मेशन एज है, इंफॉर्मेशन इंटरनेट, ये सारी जो है कीवर्ड हैं जो अगर आप याद रखते हैं तो ज़्यादातर बुक आप जो है उनके आंसर कर सकते हैं। एक दो बुक आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे एंड ऑफ मिलेनियम है, इसमें कोई कीवर्ड नहीं आ रहा है, तो इस वजह से आपको वो याद रखना है। बाकी आपको ज़्यादातर जो है नेटवर्क, इंटरनेट, इंफॉर्मेशन, ये सारे कीवर्ड मिल जाते हैं उनकी बुक में। ठीक, और कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। कल से हम लोग जो है इंडियन थिंकर को पढ़ेंगे। इंडियन थिंकर जिसमें एम.एन. श्रीनिवास हैं, घुरे हैं, इरावती कर्वे हैं, गांधी हैं, अंबेडकर हैं। ठीक, तो ये सारे इंडियन थिंकर को हम लोग करेंगे। लास्ट पार्ट हम लोग का फर्स्ट यूनिट का बचा हुआ है। इम्पोर्टेंट तो सारे हैं, मतलब उसमें क्या है कि कुछ ऐसे मेन कॉन्सेप्ट हैं जो पूछे जाते हैं। देखिए, अंबेडकर से रिलेटेड तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, गांधी से रिलेटेड एक दो कॉन्सेप्ट हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे हिंद स्वराज से क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। ट्रस्टीशिप से क्वेश्चन उनका एक कॉन्सेप्ट है ट्रस्टीशिप, जिससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। तो गांधी के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना होता है हम लोगों को, लेकिन बाकी जो जो थिंकर हैं, इंडियन थिंकर हैं, उनके बारे में, जैसे अंबेडकर हैं, तो अंबेडकर ने कास्ट पे बहुत काम किया, और कास्ट जो है क्या है, एक सोशोलॉजी का बहुत मेन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, इसी वजह से अंबेडकर को हम लोग को बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। हाँ, लंबी यूनिट है, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि ये 40 to 45% आपका सिलेबस कवर करती है। जो क्वेश्चन आपका आता है उसका 40 to 45% कवर करती है। मतलब अगर आप फर्स्ट यूनिट भी करते हैं ना, तो आप 40% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सही से अगर करते हैं तो। और बाकी यूनिट्स में उतने टाइम नहीं लगते हैं, ज्यादा मैक्सिमम जो है 6 से 7 दिन लगेंगे एक यूनिट। अगर बाकी यूनिट, मतलब बहुत सारी यूनिट ऐसी हैं जो 2 दिन में खत्म होने वाली हैं, बहुत सी ऐसी हैं जो 3 या 4 दिन में ऐसी ही खत्म होंगी। तो अक्टूबर तक हम लोग का सिलेबस खत्म हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है, सिलेबस सही चल रहा है। अगर लगा कि मतलब थोड़ा और टाइम लेना चाहिए, तो हम लोग बात कर सकते हैं उस पर कि 2 घंटे की क्लास या 1.5 घंटे की क्लास हो सकती है, लेकिन वो पहली यूनिट होने के बाद ही डिसाइड करेंगे हम लोग। और कोई क्वेश्चन आज की क्लास से रिलेटेड, या कोई और सिलेबस से या एग्जाम से रिलेटेड? हाँ, पीजी के बुक से पढ़िए, बेस्ट है अगर आपके पास है पीजी की बुक। कुछ बुक्स हैं जैसे हरलम्बस है, रिचर है, ये सारी बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ, इग्नू के नोट्स आप पढ़ सकते हैं, इग्नू के नोट्स भी बेस्ट होते हैं, जिसमें आपको शॉर्ट एंड डिटेल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए जाते हैं। नहीं, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। सिलेबस चेंज नहीं हुआ, और सिलेबस अगर चेंज भी होता है ना, तो आपको मतलब क्योंकि ये जो सिलेबस है, ये पूरी सोशोलॉजी को कवर किया गया है। तो सिलेबस अगर बहुत ज़्यादा चेंज भी होता है ना, तो उसमें 10 से 20% का इफेक्ट पड़ता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता। वैसे हुआ नहीं है सिलेबस चेंज, अभी दिसंबर की कोई नोटिस नहीं आई है, लेकिन अगर सिलेबस चेंज होना होता तो अब तक नोटिस आ चुकी होती। तो अगर नोटिस नहीं आई है, इसका मतलब कि सिलेबस चेंज नहीं होगा। सितंबर में हो सकता है आ जाए, मुझको नहीं लग रहा है कि सितंबर में आएगा, क्योंकि अगर इनको दिसंबर में एग्जाम कराना होगा तो अक्टूबर में ही आएगा फॉर्म। अक्टूबर में आएगा, नवंबर 15 या मतलब जो भी 15 से पहले तक लास्ट डेट होगी, उसके बाद दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा। सितंबर में तो मुश्किल है कि फॉर्म आए।
क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप नहीं देते हैं। आपने देखा होगा जो मई का एग्ज़ाम हुआ है, वो बहुत फास्ट हुआ है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो नवंबर या अक्टूबर की लास्ट में ही फॉर्म आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। हाँ, इग्नू के उसमें डिटेल में भी है और बहुत मतलब आसान लैंग्वेज में है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपके पास इग्नू की नोट्स है तो आप उससे पढ़ सकते हैं, और मिल भी जाती हैं आसानी से, इंटरनेट पे भी मिल जाती हैं। आप अगर टॉपिक डालेंगे और गूगल के मतलब गूगल पे टॉपिक डालने के बाद उसके आगे आप इग्नू नोट्स लिख देते हैं तो वो आ जाता है एक पीडीएफ के फॉर्म में। और कोई क्वेश्चन? ओके, ठीक है, फिर लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। अब बुक है तो बेस्ट है, आप पढ़ सकते हैं बुक ही से। किसमें 100 नंबर आया? अच्छा, चलिए, बेस्ट, अच्छा रिजल्ट रहा। आपको 40 से 50 नंबर और बढ़ाने हैं उसमें, ज़्यादा नहीं बढ़ाने। ठीक है, फिर कल क्लास में मिलते हैं।